पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी के करीबियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें खड़ी होती जा रही हैं। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने इस मामले में ममता बनर्जी की सरकार को तगड़ा झटका दे दिया है। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली को गिरफ्तार कर लिया है। उनको पूछताछ के लिए सीबीआई ने अपने ऑफिस बुलाया था। कई घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि ममता बनर्जी ने उन्हें पहले ही पद से हटा दिया था। इसके पहले सीबीआई ने दिल्ली और कोलकाता के 6 लोकेशंस पर छापा मारा। भर्ती घोटाले से जुड़े 2 सॉफ्टवेयर कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी में सीबीआई के हाथ क्या क्या लगा, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि सीबीआई के हाथ कई दस्तावेज लगे हैं। सीबीआई की छापेमारी एनडी इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और NYSA कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस पर की गई। इसके अलावा एनडी इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के मालिक नीलाद्री दास और NYSA कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड पुनीत कुमार के घर और उनके जुड़े कुछ ठिकानों पर भी तलाशी ली गई। शिक्षक भर्ती घोटाले में राज्य के पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी और उनकी बेटी अंकिता अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज कराया गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के शिक्षक के रूप में मंत्री परेश चंद्र अधिकारी की बेटी अंकिता की कथित अवैध नियुक्ति के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इसके बाद परेश चंद्र अधिकारी और उनकी बेटी के खिलाफ FIR दर्ज किया गया। शिक्षक भर्ती घोटाला उस समय सुर्खियों में आया जब ईडी की एंट्री हुई। ईडी ने पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के कई ठिकानों पर रेड किया तो सब हैरान रह गए। यहाँ से 50 करोड़ रुपए से अधिक के कैश और गहने मिले थे। इसके अलावा अर्पिता के बैंक खातों से ईडी ने 5.5 करोड़ रुपए जब्त किए थे। अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। दोनों की न्यायिक हिरासत 14 सितंबर को 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। उसकी अहम भारत जोड़ो यात्रा के बीच कई नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं, तो वहीं राजस्थान सहित कई राज्यों में आंतरिक कलह चरम पर है। पर कांग्रेस को सबसे बड़ी फजीहत झेलनी पड़ी है गोवा में, जहां पहले तो उसके 11 में से 8 विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया और अब उसके पास से मुख्य विपक्ष का तमगा भी छिन सकता है। दरअसल 8 विधायकों के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस के गोवा विधानसभा में सिर्फ 3 विधायक रह गए हैं। यह संख्या इतनी कम है कि कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष वाला दर्जा भी उससे छिन सकता है। कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बचाने के लिए कम से कम 4 विधायकों की जरूरत है, लेकिन इस समय उसके पास सिर्फ 3 विधायक ही मौजूद हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए यह बहुत बड़ी फजीहत वाली बात है कि पहले उसे नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया जाए और फिर छीन लिया जाए। वहीं गोवा में कांग्रेस के लिए बड़ा संकट इस बारे में भी है कि राजनीतिक जानकार कहते हैं कि अगर कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी अपने पास रखनी है तो उसे 4 विधायकों की जरूरत है। अब ये स्पीकर के ऊपर है अगर वे दूसरी विपक्षी विधायकों को भी कांग्रेस के साथ जोड़ते हैं या नहीं। गौरतलब है कि अब इस समय गोवा में कांग्रेस के 3 विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के 2 विधायक और गोवा फॉरवर्ड पार्टी का 1 विधायक है। वहीं क्रांतिकारी गोवा पार्टी का भी 1 विधायक है। इनका कुल आंकड़ा 7 पहुंचता है, जो इन्हें संयुक्त तौर पर नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिलवा सकता है। अब ऐसा होता है या नहीं, ये तो स्पीकर तय करेंगे, लेकिन कांग्रेस के लिए यह बड़ा सियासी झटका है। एक तरफ पार्टी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यों में उसकी खुद की पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखरती जा रही है। महाराष्ट्र में तो सत्ता से बेदखल हुए ही गोवा में तो एक तरह से सुपड़ा ही साफ कर दिया गया है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, माइकल लोबो, देलीला लोबो, राजेश फलदेसाई, केदार नाइक, संकल्प अमोनकर, अलेक्सो सिकेरा और रुडोल्फ फर्नांडिस ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का कमल थाम लिया है। गोवा में मार्च में सरकार के गठन के बाद यह दूसरा मौका है जब कांग्रेस में फूट की चर्चा थी। इससे पहले जुलाई में कांग्रेस के 11 विधायकों में से 5 के पाला बदलकर भाजपा में शामिल होने की चर्चा थी। तब किसी तरह कांग्रेस ने अपने विधायकों को टूटने से बचा लिया था, लेकिन इस बार न विधायक रुके और न ही नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बची। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। गुजरात में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अरविंद केजरीवाल भले ही भाजपा के गढ़ माने जाने वाले गुजरात में बड़े बड़े दावे कर रहे हों, लेकिन हकीकत में हर रोज उनकी पार्टी के लिए नई मुसीबत खड़ी हो रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जहां बुरी तरह शराब घोटाले में फंसी है, वहीं अब गुजरात में तो पार्टी की मान्यता ही रद्द करने की मांग जोर शोर से उठ रही है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ 56 पूर्व नौकरशाहों ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। यह शिकायत गुजरात के राजकोट में पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई बातों को लेकर की गई है।
पूर्व नौकरशाहों ने कानून के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग कर डाली है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में कई राज्य कर्मचारियों से पार्टी के लिए काम करने के लिए अपील की थी। पुलिसकर्मियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्टेट ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स से पार्टी के लिए प्रचार करने को कहा था। एक सभा में केजरीवाल ने कहा कि हर बस में हर ड्राइवर और कंडक्टर को सवारियों से कहना है कि इस बार झाड़ू का बटन दबाना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके एहसान के बदले 1 महीने के भीतर आपकी सारी डिमांड पूरी करेंगे। केजरीवाल ने पुलिस कर्मियों से कहा कि आपकी ग्रेड पे पूरी नहीं की गई है, सिर्फ भत्ता बढ़ाया गया है। इसके लिए सरकार ने एफिडेविट भरने को कहा है कि प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं सभी पुलिस कर्मियों से कहना चाहता हूं कि कोई भी इस पर साइन मत करना। अंदर खाने जैसे आप आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, करते रहो, जमकर प्रचार करो। इसके बाद 56 पूर्व नौकरशाहों ने चुनाव आयोग को लिखे लेटर में कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने सरकारी कर्मचारियों से उनकी पार्टी के लिए काम करने को कहा है, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। कर्नाटक के पूर्व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मदन गोपाल ने इसे इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट की धारा 16A का उल्लंघन बताया। वो कहते हैं केजरीवाल जो कुछ भी राजकोट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा वह बहुत गलत था। संविधान में विश्वास करने वाले लोग परेशान हुए। एक राज्य के मुख्यमंत्री से इस तरह के असंतुलित और विवादित बयान की उम्मीद नहीं की जाती। पूर्व नौकरशाह ने कहा प्रचार करना उनका अधिकार है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के ड्राइवर, कंडक्टर और पुलिस कर्मियों से एक पार्टी के लिए काम करने की अपील करना गलत है। सरकारी कर्मचारियों किसी राजनीतिक दल के लिए काम नहीं कर सकते हैं। हमारे पास आचार संहिता है और हमारी निष्ठा भारत के संविधान के साथ है। यह प्रथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ठीक नहीं है। पूर्व नौकरशाहों ने इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 के पैरा 16A का हवाला देते हुए पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की है। यह कानून चुनाव आयोग को किसी राजनीतिक दल के मान्यता को निलंबित करने या वापस लाने की शक्ति देता है, यदि वह दल आचार संहिता या चुनाव आयोग के निर्देशों के पालन में असफल पाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राहुल गांधी की विवादित भारत जोड़ो यात्रा को जारी रखने के लिए शायद पार्टी के पास फंड नहीं है। जितना बड़ा लाव लश्कर और तामझाम के साथ राहुल गांधी भारत को जोड़ने निकले हैं, उसका हर दिन का खर्च लाखों का है। फंड की कमी है तो कांग्रेस के लठैत नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रेहड़ी पटरी वालों और सब्जी बेचने वालों से बकायदा उगाही करनी शुरू कर दी है। मुंह मांगा चंदा नहीं मिलने पर उनके साथ मारपीट और तोड़फोड़ की जा रही है। यात्रा के नाम पर लूट का धंधा कांग्रेस धड़ल्ले से केरल में कर रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इससे इन सभी कार्यकर्ताओं पर सब्जी दुकानदारों से जबरन वसूली का आरोप लगा है। इस मामले की तस्वीरें वायरल होने के बाद भाजपा ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। घटना केरल के कोल्लम की है, जहां यह दावा किया गया है कि जब एक सब्जी वाले ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के लिए चंदा नहीं दिया तो न सिर्फ उसके साथ मारपीट की गई बल्कि उसकी दुकान में जमकर तोड़फोड़ की गई। वहीं इतना ही नहीं, पीड़ित सब्जी विक्रेता ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगाया है कि जब उन्होंने राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा के खर्च के लिए 2000 रुपए का चंदा देने से मना किया तो उसे पीटने के बाद जान से मारने की धमकी भी दी गई। सब्जी की दुकान चलाने वाले एस फवाज ने कुन्नीकोड पुलिस थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित शख्स ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में यह आरोप भी लगाया कि उसकी दुकान पर पहुंचे 5 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसके साथ बदसलूकी की। मारने, पीटने, धमकाने और गाली गलौज करने वाले लोगों में यूथ कांग्रेस के स्टेट जनरल सेक्रेटरी अनीश खान शामिल थे। आरोप यह भी है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दुकान में काम करने वाले लड़कों को पीटते हुए उसकी सब्जी नीचे फेंक दी। पीड़ित ने कहा कि उन्होंने 2000 रुपए की डिमांड की थी, लेकिन मैं केवल 500 ही दे पाया, इसलिए उन्होंने पहले मुझे पीटा, फिर हंगामा करते हुए मेरी दुकान में तोड़फोड़ की। वहीं भीड़ बढ़ती देख आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस की हालत बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ने निकले हुए हैं, दूसरी तरफ बची खुची कांग्रेस खत्म होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो बारिश के इस मौसम में इस्तीफों की बरसात कांग्रेस में हो रही है। ज्यादा वक्त नहीं बीते जब गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। उसके बाद जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस के करीब सारे बड़े नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। लेकिन अब जो कांग्रेस को झटका लगने जा रहा है, उसका असर सिर्फ जम्मू और कश्मीर में ही नहीं बल्कि त्रिपुरा में भी दिखेगा। महाराजा हरि सिंह के बेटे और पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्ण सिंह अब कांग्रेस छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं। माना जा रहा है कि कर्ण सिंह
कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होंगे। वजह यह कि उनके परिवार के सदस्यों का झुकाव भाजपा की तरफ ज्यादा है। वैसे भी कर्ण सिंह कांग्रेस से सालों से दूर हैं और पार्टी में उनकी कोई गतिविधि नहीं है। कर्ण सिंह का कहना है कि मैंने 1967 में कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन आज पार्टी से मेरे रिश्ते न के बराबर हैं। कर्ण सिंह ने कहा कि मैंने 1967 में कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन 8 से 10 सालों से मैं संसद का सदस्य नहीं हूँ। वर्किंग कमेटी से भी मुझे बाहर कर दिया गया है। हाँ, मैं कांग्रेस में हूँ, लेकिन मेरा कोई संपर्क नहीं है। कोई मुझसे किसी भी चीज के लिए बात नहीं करता। मैं अपना काम करता हूँ। मेरे पार्टी से रिश्ते न के समान हैं। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ने के बाद जम्मू और कश्मीर में अपनी अलग पार्टी बनाने का ऐलान किया है। वह लगातार रैलियां कर रहे हैं और राहुल गांधी सहित कांग्रेस पार्टी पर सीधा हमला बोल रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि राहुल गांधी के सियासत में आते ही कांग्रेस की पुरानी व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, जो दशकों से चली आ रही थी। इस पर कांग्रेस ने उन पर तीखा वार किया था और कहा था कि वह भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने पिछले दिनों यह भी कह दिया था कि अब 370 जम्मू और कश्मीर में वापस नहीं आ सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कट्टर ईमानदार सरकार होने के दावे करने वाली दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के कई मंत्री भ्रष्टाचार में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। कथित कट्टर ईमानदार केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन से लेकर मनीष सिसोदिया तक घोटालों और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं और अब पार्टी के अल्पसंख्यक चेहरे अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। विधायक और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान से एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी पूछताछ कर रही है। इसी सिलसिले में अमानतुल्लाह खान से पूछताछ के बीच एसीबी ने उनके घर समेत 5 ठिकानों पर छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार छापे के दौरान एक ठिकाने से 12 लाख रुपए कैश और गैर लाइसेंसी हथियार बरामद किए गए हैं। गौरतलब है कि जांच एजेंसी ने वक्फ बोर्ड से जुड़े 2 साल पुराने भ्रष्टाचार के एक केस में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में मचे घमासान के बीच अब ये एक नया मामला है, जिसको लेकर दोनों पार्टियों के बीच जंग तेज हो सकती है। साथ ही केजरीवाल सरकार की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। बता दें कि पिछले दिनों अमानतुल्लाह खान के पीए के पास से पटना एयरपोर्ट पर कारतूस मिलने की बात भी सामने आई थी। सूत्रों के अनुसार इस रेड में जो हथियार बरामद हुआ है उस हथियार का लाइसेंस नहीं है। बताया गया कि ये हथियार अमानतुल्लाह खान के बिजनेस पार्टनर हामिद अली के घर से मिला है। वहीं अमानतुल्लाह खान ने कहा है कि ये लोग कहते हैं ऊपर से प्रेशर है, कोई भी शिकायत डालता है। सीईओ वक्फ बोर्ड की शिकायत पर ऐसा हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं, परमानेंट स्टाफ के लिए नियुक्ति हुई थी। दंगों के समय मेरा पर्सनल अकाउंट रिलीज अकाउंट नहीं बन सकता था। उन्होंने कहा कि मुझसे पहले 24 लोगों की भर्ती किया गया, सबको मेरिट बेस पर लिया गया है। उसी सीईओ ने इन लोगों को भी रखा जिसने शिकायत की है। ये 2022 के रिकॉर्ड मांग रहे हैं जो हमने दिया। रिलीफ कमेटी 2020 में बनी, एफआईआर उससे पहले हो गई। ना मैंने किसी केस को प्रभावित किया, ना कुछ गलत किया। मैंने सभी मानदंडों का पालन किया है। मेरे खिलाफ 23 से 24 एफआईआर हैं। उन्होंने आगे कहा कि हर बार जब भी किसी अनजान व्यक्ति को शिकायत होती है तो ये लोग मुझे पूछताछ के लिए बुलाते हैं। मैंने 125 स्थायी कर्मचारियों के लिए प्रस्ताव भेजा था, लेकिन वह मंजूर नहीं हुआ। मुझे उस काम के लिए संविदा कर्मचारियों को काम पर रखना पड़ा, जो मैंने मानदंडों का पालन किया था। भर्ती समिति ने योग्यता के आधार पर लोगों को नियुक्त किया था। यह नहीं कह सकता कि मेरे रिश्तेदारों को वरीयता दी गई या नहीं। दरअसल अमानतुल्लाह खान पर वक्फ बोर्ड के बैंक खातों में वित्तीय गड़बड़ी, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में किराएदारी का निर्माण, वाहनों की खरीद में भ्रष्टाचार और दिल्ली वक्फ बोर्ड में सेवा नियमों में उल्लंघन करते हुए 33 लोगों की अवैध नियुक्ति के आरोप हैं। इस संबंध में एसीबी ने जनवरी 2020 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया था। खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करने और अपने करीबियों की नियुक्ति करने का आरोप लगा है। सीबीआई ने इसी साल मई में अमानतुल्लाह खान पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। जब से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, उसके लिए मुश्किलों का भी एक नया दौर शुरू हो चुका है। देश भर में उसके नेताओं के बीच पार्टी से इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है, तो वहीं इस साल के अंत में गुजरात में चुनाव होने हैं और उससे पहले कांग्रेस को कई बड़े झटके लग चुके हैं।
लेकिन इतना सब कुछ कम था कि अब गुजरात में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाड़ी को दंगा और हिंसा करने के जुर्म में जेल की सजा हो गई है। चुनाव से कुछ महीने पहले कांग्रेस के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले राज्य में कांग्रेस के कई बड़े नेता और विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। वहीं अब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग चुका है, जो कि उसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। अहमदाबाद की एक अदालत ने कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाड़ी को 6 महीनों की जेल की सजा सुनाई है। 2016 में दंगा भड़काने और भीड़ एकत्रित करने के आरोप में दर्ज हुए केस में दोषी करार देते हुए कोर्ट ने मेवाड़ी समेत 19 लोगों को 6 महीने साधारण कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि गुजरात यूनिवर्सिटी का नाम बदलने को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा को लेकर यह केस दर्ज किया गया था। इस केस में 20 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है। अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने विधायक जिग्नेश मेवाड़ी, सुबोध परमार, राकेश मेहरिया समेत 19 को 6 महीने जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पूरे मामले में दर्ज 3 केस में सजा सुनाई है। पहले केस में 6 महीने की जेल, दूसरे में 500 रुपये जुर्माना और तीसरे में 100 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दरअसल गुजरात यूनिवर्सिटी के कानून विभाग का नाम बदलकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भवन रखने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता जिग्नेश ने आंदोलन किया था, जिसमें जिग्नेश के साथ 19 लोगों ने भी आंदोलन में भाग लिया था। वहीं जिग्नेश मेवाड़ी को दूसरी बार कोर्ट से सजा हुई है। इससे पहले मेहसाना में बिना परमिशन रैली करने पर 3 महीने की सजा हुई थी। फिलहाल मेहसाना के मामले पर अभी स्टे लगा हुआ है। गौरतलब है कि कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाड़ी ने लगातार गुजरात सरकार पर हमलावर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा था कि 27 साल से हमारे साथ अन्याय ही हो रहा है। अगर पटेलों पर जो मामले दर्ज हुए हैं वो वापस लिए गए तो SC/ST एक्ट के केस क्यों वापस नहीं लिए जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। आंतरिक कलह और आपसी सर फुटबॉल से परेशान राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की पोल उसके अपने नेता और मंत्री ही खोल रहे हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी राजस्थान कांग्रेस की अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले खेल मंत्री अशोक चांदना और सचिन पायलट के समर्थकों के बीच विवाद हुआ और अब गहलोत सरकार में पर्यटन मंत्री और PWD मंत्री ही आपस में भिड़ गए। दरअसल राज्य की खस्ताहाल सड़कों को लेकर पर्यटन मंत्री विश्वंत सिंह ने PWD मंत्री भजनलाल जाटव पर निशाना साधा, वो भी CM अशोक गहलोत के सामने ही। विश्वंत सिंह ने शिकायती लहजे में कहा कि मेरे गले में जो पट्टा है वो मंत्री भजनलाल के कारण ही है। सड़कों की इतनी खराब हालत है कि प्रेग्नेंट महिला को हॉस्पिटल लेकर जाओ तो रास्ते में ही डिलीवरी हो जाती है। खास बात यह है कि पर्यटन मंत्री जाटव की खिंचाई कर रहे थे, उस समय CM अशोक गहलोत भी मौजूद थे। गौरतलब है कि 15 दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर दौरे के समय की खराब सड़कों और प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टी बांटने में लापरवाही बरतने वाले अफसरों को सार्वजनिक रूप से जमकर फटकार लगाई। गहलोत ने कहा था कि जोधपुर की सड़कें बहुत खराब हैं, जिस अधिकारी को जोधपुर में रहना है उसे सड़कें ठीक करनी ही पड़ेंगी। उन्होंने कहा कि मैंने मंत्री सुभाष गर्ग से कहा है कि अफसरों की क्लास लीजिए, चाहे नगर निगम हो, JDA हो, जिला प्रशासन हो, आपको कम से कम इतना तो समझना चाहिए कि आप मुख्यमंत्री के जिले में पोस्टेड हो। लोग क्या सोचेंगे कि मुख्यमंत्री के जिले में ही सड़कें खराब हैं। गहलोत ने PWD के अफसर और इंजीनियर्स को खरी खरी सुनाई। गहलोत ने कहा कि आजकल कई इंजीनियर्स तो ठेकेदार के पार्टनर बन जाते हैं। ठेकेदार फिर क्वालिटी से समझौता करता है और बिजनेस पार्टनर से रिश्ते भी निभाता है। इस कारण से सड़कों की क्वालिटी इतनी खराब बन जाती है कि 6 महीने में ही टूट जाती है। समय के साथ बहुत बदलाव आया है, करप्शन बहुत बढ़ गया है। लेकिन मजे की बात यह है कि गहलोत तो खुद ही CM है और व्यवस्था दुरुस्त करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं की है। इसीलिए अपने कार्यकाल के खत्म होने पर अगर उन्हें यह सब याद आ रहा है तो सवाल उठना लाजमी है। वहीं इससे पहले फरवरी में कांग्रेस चिंतन शिविर के खुले सत्र के दौरान विधायकों ने भी कई मंत्रियों के कामकाज की शैली पर सवाल उठाए। तब भी खराब सड़कों के मुद्दे पर PWD मंत्री को निशाने पर लिया गया था। बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों ने भी खराब सड़कों, फील्ड में योजनाओं की खराब हालत और मंत्रियों की वर्किंग स्टाइल पर खुलकर सवाल उठाए थे। जोगिंदर अवाना ने PWD मंत्री भजनलाल जाटव पर घटिया सड़क बनाने वाले ठेकेदारों को बचाने का आरोप लगाया था। अवाना ने कहा था कि भरतपुर क्षेत्र में ठेकेदार घटिया सड़कें बनाकर पेमेंट उठा रहे हैं। PWD मंत्री भजनलाल जाटव ऐसे अफसरों और ठेकेदारों को बचा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।